हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एमपी एमके वीवीसीएलटीए का टेक्निकल क्वेश्चंस का सेट। ठीक है, तो ये सेट का पार्ट दूसरा है। हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 जिसने नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है। ठीक है दोस्तों, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पार्ट दूसरे की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1111। ठीक है, बाइनरी नंबर ये दिया है, वो पूछ रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो चूंकि बाइनरी नंबर ये दिया है दोस्तों, तो एंड डेसिमल नंबर अब हम लोग को निकालना है। तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 111 की बेस 2। अब इसको डेसिमल में निकालना है हमें। तो डेसिमल में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस होता है एंड जो बाइनरी नंबर दिया होता है, तो उसके देखते हैं कितने बाइनरी दिए हैं। 1 4, मतलब ये 4 अंक दिए हैं। ठीक है, तो इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं डेसिमल में करने के लिए, तो क्या करते हैं 1 इंटू बेस जितने भी हैं अंक उतने में से एक कम करके उसकी घात लिखते हैं। तो ये 4 अंक है, तो यहाँ 2 की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, प्लस इसी तरह घटते क्रम से लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद 1 आ गया। 1 के बाद यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 अंक बचेंगे, तो 3 में 3 से घटाएंगे कितना आएगा 2, प्लस इसी तरह 1 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर हो जाएगा। लास्ट में एक अंक का एक से एक घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 की पावर 3 का हो जाएगा 8, प्लस 4 2 की पावर 2 का, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 का हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। किसी भी अंक की घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15। तो ये आ जाएगा दोस्तों 15 डेसिमल का। ठीक है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, और एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कि एक होता है 8421। ठीक है, ये अंक होता है। ठीक है, तो ये कितना 8421, ये जितने भी अंक हैं 84 21, इसको याद रखिएगा। तो जो भी बाइनरी नंबर दिया होगा डेसिमल में पूछ रहा है, तो अगर जैसे 1111 पूछ रहा है तो सारे के सारों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15। अगर वो पूछेगा 1010 इसका पूछेगा तो हम लोग इसके ऊपर अगर 8421 लिख दें, तो 8 के 1 जहाँ पे 1 होगा उसकी संख्या को लिख लेंगे, 0 के सामने की संख्या को नहीं लिखेंगे। इसके बाद 1 के सामने 2 है तो 2 को भी जोड़ दें, एंड 1 नहीं लिखे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो जो 1010 होगा ये होगा दोस्तों 10 का। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो उसमें जो उसका डिजिट होता है वो कितना होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर का होता है दोस्तों 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर एन एंड गेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शन में दोस्तों एंड गेट का सिंबल हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो एंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें 2 इनपुट एंड एक आउटपुट होती है, ए एंड बी इक्वल टू वाई। ये ठीक है दोस्तों, तो ये एंड गेट का सिंबल होता है। एंड इसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई बराबर ए। एंड का मतलब होता है पॉइंट ए एंड बी, इस तरह से। ठीक है, एंड इसका जो हम लोग वो बनाते हैं कनेक्शन, कनेक्शन दिखाते हैं किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आर रिफर टू एज द यूनिवर्सल गेट्स। तो जो इनमें से कौन से गेट्स हैं जो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं या दर्शाते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों एन एंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, एन एंड गेट एंड नॉर गेट ये होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक है, ये एन एंड गेट हो गया एंड ये नॉर गेट हो गया। ठीक है, इस तरह से सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज। जब समांतर प्लेट जो कैपेसिटर है, अगर उसके हम लोग एरिया प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है सी बराबर सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जो ए है यहाँ पे एरिया है, तो अगर एरिया को बढ़ाएंगे हम लोग तो जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ए बढ़ाएंगे तो सी का मान भी बढ़ेगा, इंक्रीजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी एंड एक्स एल ये इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड जो जेड होता है
जेड मिनिमम इक्वल टू आर। ठीक है, ये सीरीज सर्किट में होता है जेड मिनिमम इक्वल टू आर। ठीक है, एंड पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में जेड मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंड जो आई होती है वो मिनिमम होती है, एंड सीरीज सर्किट में जेड मिनिमम होता है एंड आई मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन व्हाट प्रिंसिपल डज ए ट्रांसफार्मर वर्क। एक ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, वो हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला मतलब लॉ होता है म्यूचुअल इंडक्शन, उस पर वर्क करता है, क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं होता है। ठीक है, ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है, तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है एक कोर के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें जो वर्क ट्रांसफार्मर का वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज लेस देन दोज इन द प्राइमरी द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड। वो क्या कह रहा है कि जो टर्न है सेकेंडरी में वो प्राइमरी से कम है। एक ट्रांसफार्मर में उसके जो प्राइमरी में टर्न है वो सेकेंडरी से ज़्यादा है, या सेकेंडरी में जो टर्न है उनकी संख्या कम है, मतलब N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, तो जब N1 इज ग्रेटर देन N2 तो उसी रेशियो में दोस्तों होता है V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है एंड सेकेंडरी में वोल्टेज का मान कम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता था दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड जो करंट का रेशियो होता है दोस्तों वो विपरीत होता है, I2/I1 इस तरह से होता है। जब हम लोग निकालेंगे कि V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I के लिए निकालते हैं तो होता है I2/I1। तो इसमें यहाँ पे प्राइमरी में करंट का मान कम होगा तो सेकेंडरी में करंट का मान ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड लॉस। इनमें से जो दिए हैं इनमें से कौन सा लॉ है जो डीसी जनरेटर के ऑपरेशन के लिए बेस्ड है। तो ये होते हैं दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है ऑपरेशन डीसी जनरेटर का। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है उसका क्या काम होता है दोस्तों, तो उसका काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द ब्रशेस इन ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में हम लोग दोस्तों किस मटेरियल के ब्रश यूज करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों कार्बन के। ठीक है, कार्बन के ब्रश यूज करने से स्पार्किंग भी कम होती है एंड जो कम्यूटेटर होता है उसका जो सरफेस होता है वो भी ज़्यादा रफ नहीं होता है एंड पॉलिश्ड भी होती रहती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग कार्बन का ब्रश है वो यूज करते हैं डीसी जनरेटर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो होते हैं दोस्तों A = 2। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2 एंड लैप बाइंडिंग में होता है दोस्तों A = P। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू केसेस रोटेशनल मोशन। कि मतलब घूर्णन गति, कोई भी मशीन है या कोई भी मोटर है, अगर उसमें घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए, पैदा करने के लिए उसमें जो बल लगता है उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। तो किसी भी मोटर में जब हम लोग, कोई भी मोटर होती है अगर उसमें घूमने के लिए कोई भी बल लगेगा तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उस बल को कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अगर टॉर्क जनरेट नहीं होगा, टॉर्क नहीं बनेगा, तो जो हमारी मोटर है वो रोटेशनल नहीं होगी, मतलब वो घूमेगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो डीसी मोटर में कौन सी क्वांटिटी होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट की होती है, टी होती है दोस्तों टॉर्क। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए। ठीक है, तो टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आर्मेचर करंट के, टॉर्क आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज ई, बैक ईएमएफ ईबी, आर्मेचर करंट आईए एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर अ डीसी मोटर। तो वो डीसी मोटर की बात कर रहा है, तो डीसी मोटर में क्या होता है, जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं उस इक्वल टू उसके बराबर होता है बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर में आईए आरए ड्रॉप। ठीक है, तो क्या हो जाता है ईवी प्लस के आईए आरए। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है डीसी मोटर के लिए। अगर यहीं डीसी जनरेटर की बात होती तो जो ईवी होता है वहाँ पे ई नॉट हो जाता है, तो डीसी जनरेटर के लिए होता है ई नॉट इक्वल टू, ये हो जाता है
सप्लाई वोल्टेज प्लस के IA RA, ठीक है। लेकिन ये होता है EV प्लस IA RA मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द बैक EMF इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीजेज। यदि मोटर की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाए तो जो बैक EMF है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि मोटर के लिए हम लोग जानते हैं EB बराबर होता है दोस्तों ZN P⁵/60A। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट माने तो जो EB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N⁵ के, तो या EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के। तो अगर स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे तो जो बैक EMF है वो भी बढ़ जाएगा, तो इट्स इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बैक EMF ऑफ ए मोटर एट स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब कि जस्ट स्टार्ट होने वाली होती है। तो जब स्टार्ट होने वाली होती है, जब रेस्ट कंडीशन में होती है, जब मोटर जैसे स्टार्टअप होती है तो उस समय जो मोटर की स्पीड होती है वो होती है 0 दोस्तों, ठीक है। मोटर की जो स्पीड होती है वो होती है 0। तो जो EV होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N स्पीड के। तो जब स्पीड 0 है तो जो EV होगा वो भी 0 होता है, इक्वल टू 0, ठीक है। मोटर एट स्टार्टअप जब स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्टार्टर इन DC मोटर। तो DC मोटर में जो स्टार्टर का पर्पज होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मोटर्स होती हैं वो ज़्यादा हाई करंट लेती हैं, तो उसको लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द नियरनेस टू द एक्चुअल वैल्यूज इन रिफर टू एज। जो मापन उपकरण होते हैं उनमें वास्तविक मान के निकट मान को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो वास्तविक मान के निकट मान को हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। मतलब जितना जो मतलब वास्तविक मान है, मान लिया 10 है, अगर हम लोगों की जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है वो 9.99 आएगी, तो ये मतलब उसकी शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है कि वो कितना अच्छे से उसको मेजर कर सकता है, ठीक है। अगर जितने भी मतलब मेजरिंग वैल्यू के जितने भी करीब अगर मान आएगा तो वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है, कितना एक्यूरेट होता है इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन, ए मूविंग कॉयल मीटर कैन मेजर। जो मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो केवल DC को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चूंकि NS माइनस जो NR होता है इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्लिप, ठीक है। S बराबर होता है NS माइनस NR, तो ये कहलाती है स्लिप इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो इंडिकेट्स। तो ये जो सिंबल दिया है ये दोस्तों लैंप का होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लैंप को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो इसमें होता है दोस्तों 1 एंड 0, ठीक है। तो इसमें होते हैं 2, 1 एंड 0 बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 7, ठीक है। तो डेसिमल नंबर 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो निकालेंगे। तो दोस्तों हमने जो ट्रिक बताई थी क्या, 8 4 2 1। तो 7 है तो 7 हम लोग जोड़ेंगे कितना, 4 2 6 7। तो अगर हम लोग 0 के सामने 8 को लिख दें 1 1 1, ठीक है। मतलब जितना अंक आएगा उसके सामने हम लोग 1 लिखेंगे, जिसके लिए अंक नहीं आएगा तो उसके सामने 0 लिखेंगे। तो 7 हमारा 4 2 6 इन 3 को जोड़ने पे आ रहा है तो 1 1 1। तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा, इसका जो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 1 1, ठीक है। ये आएगा। अगर हम लोग इसको वैसे भी निकालें, ठीक है, अगर 7 का हम लोग बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग अगर 7 में देंगे तो 3 बार जाएगा एंड कितना शेष बचेगा 1। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 शेष बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे हम लोग 1 में तो 0 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये आ जाएगा बाइनरी नंबर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एंड 84 21 ये एक कोड, इसको हम ये लोग याद कर सकते हैं। जितने ये 15 अंक तक के लिए अच्छा है, ठीक है। 15 अंक तक निकाल सकते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट लॉजिक गेट्स इज हाई ओनली इफ इनपुट 1 एंड इनपुट 2 आर बोथ हाई, आइडेंटिफाई द गेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब कि ऐसा कौन सा गेट है जिसकी दोनों इनपुट को अगर जब हम लोग हाई करेंगे तभी हम लोगों को जो आउटपुट है वो हाई मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग एंड गेट जानते हैं, इसमें 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट होता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वाई बराबर A एंड B, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है हम लोग वो अगर बनाएं तो वो इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर लगा दें इस तरह से, ठीक है, ये बन जाता है। तो ये A हो गया एंड ये B हो गया। तो A एंड B का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इसकी सत्य सारणी बनाएंगे A एंड B,
ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया इसका, ठीक है, 2 स्विच लगा के यहाँ पे एक सॉकेट। जब हम लोग इसकी ट्रू टेबल बनाते हैं तो ये हो गया ए बी एंड ये वाई, तो वाई बराबर होता है ए एंड बी, मतलब इन टू। ठीक है, तो जब हमारा ये सर्किट देखेंगे, अगर हम लोग ए को, ए जो ए है एंड बी है, अगर ए को हम लोग क्लोज कर दें फिर भी ये सर्किट हमारा ओपन रहता है। तो मतलब अगर ए हाई है एंड बी लो है तब भी हमें जो आउटपुट है यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जलेगा, तो ये भी हमें लो मिलेगा। अगर ए अगर हमारा लो है, ए ओपन है, बी को भी अगर हम जोड़ दें तब भी हमारा ये सीरीज सर्किट में खुला रहता है, तो ये तब भी हमें लो मिलेगा। ठीक है, अब जब दोनों को अगर हम लोग हाई कर दें, दोनों को क्लोज कर दें 1 1, तभी हम लोगों को आउटपुट हाई मिलता है। ठीक है, अगर दोनों को ओपन कर देंगे तब भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम जब दोनों दोनों जो इनपुट हैं उनको हाई करते हैं तभी हम लोगों को आउटपुट हाई मिलता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों एंड गेट में। ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है एंड गेट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गेट सोन विलो। ये जो गेट दिया है इसका क्या कहते हैं दोस्तों? ये अभी बताया था मैंने कि इसे बोलते हैं दोस्तों और गेट। ठीक है, इसमें 2 इनपुट एंड एक आउटपुट होता है, एंड इसका जो इक्वेशन होता है वो होती है ए प्लस बी। ठीक है, एंड इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ संट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग संट का इस्तेमाल करते हैं, संट का मतलब क्या होता है? जो अमीटर होता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग दोस्तों लो रेंज का जो संट रजिस्टर होता है उसको अमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या है? इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेगर जनरली यूज्ड फॉर। जो मेगर होता है उसको हम लोग जनरली किसके लिए यूज करते हैं आमतौर पर? ये होता है दोस्तों वेरी हाई रजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन डज ए डीसी जनरेटर परफॉर्म्स। जो एक डीसी जनरेटर होता है वह क्या कार्य करता है? तो जो डीसी जनरेटर दोस्तों वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज जनरेटेड इन ए डीसी जनरेटर डिपेंड्स मेनली ऑन द। जो डीसी जनरेटर में वोल्टेज जनरेटेड होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? तो वो दोस्तों करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर। ठीक है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो उतना ही इसमें डीसी जनरेटर में वोल्टेज जनरेटेड होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ए डीसी जनरेटर एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर। तो कौन सा पार्ट होता है डीसी जनरेटर का जो रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है? तो ये होता है दोस्तों कम्यूटेटर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द वाइंडिंग विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी मोटर इज कॉल्ड। तो एक डीसी मोटर में जो चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने के लिए कौन सी वाइंडिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो डीसी मोटर में जो वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज द फील्ड कॉयल कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर कॉयल। तो मतलब ऐसी कौन सी डीसी मोटर होती है जिसमें जो जो फील्ड कॉयल है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है? तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, जो डीसी सीरीज मोटर होती है तो उसकी जो सीरीज वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, ये होती है आरएससी, इसे बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, तो ये होती है सीरीज बाउंड मोटर जो होती है सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। एंड शंट वाइंडिंग में क्या होता है? शंट वाइंडिंग में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है इस तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिल्टर इन रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर में फिल्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों जो रिपल्स होते हैं, मतलब हम लोग रेक्टिफायर का यूज क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हम लोगों को डीसी मिलती है आउटपुट में, तो उसमें कुछ रिपल्स रह जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए, जैसे कि अगर ये इस तरह से डीसी हमें मिल रही है तो इसको एक स्मूथली डीसी प्राप्त करने के लिए हम लोग जो रेक्टिफायर में फिल्टर होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्ट ऑन नो लोड। तो जो मतलब ऐसी कौन सी मोटर होती है जिसको हम लोग बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो ये होती है दोस्तों सीरीज मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर को हम लोगों को विदाउट लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो ये होता है दोस्तों दे आर सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। जब अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इंडक्शन मोटर में। तो जो एन एस बराबर होता है क्या दोस्तों 120 एफ अपॉन पी। अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, विच फ्यूल टू थर्मल पावर स्टेशन बेसिकली यूज टू जनरेट पावर। जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उनमें बेसिकली पावर जनरेट करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, तो होता है दोस्तों कोल। ठीक है, कोल को हम लोग यूज करते हैं बॉयलर में पानी को बॉयल करने के लिए। ठीक है, उसके द्वारा हम लोग जो पावर होती है उसको जनरेट करते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, अगला और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म एच आर सी इन एन एच आर सी फ्यूज। जो एच आर सी फ्यूज में एच आर सी शब्द होता है उसका क्या मतलब है, तो ये होता है दोस्तों एच आर सी का मतलब होता है हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा एम पी एम के वी वी सी एल टी ए का टेक्निकल क्वेश्चंस का सेट दूसरा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पी के आर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।